नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएसएनएल के बारे में, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जो कभी टेलीकॉम सेक्टर के क्षेत्र में राज किया करती थी। भारत में बच्चा बच्चा बीएसएनएल के नाम को जाना करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मार्केट से पूरी तरह से गायब होती जा रही है। लेकिन बीएसएनएल ने बहुत ही शानदार कमबैक किया है और इस कमबैक के पीछे भारत सरकार की मंशा है। यानी भारत सरकार चाहती है कि बीएसएनएल अपने मार्केट को दोबारा से कैप्चर करे और बीएसएनएल के द्वारा एक स्वदेशी 4G नेटवर्क, या फिर मैं कहूं एक एग्जैक्ट वर्ड ये है कि 4G स्टैक लॉन्च किया है। स्टैक क्या है और 4G नेटवर्क क्या है, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर अभी ज़माना 5G का चल रहा है, 6G की तैयारियां चल रही हैं, पूरी दुनिया में कई जगह 6G के ट्रायल्स चल रहे हैं और बीएसएनएल अभी 4G नेटवर्क लेके आ रहा है, तो इसमें कौन सा तीर मार लिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये खबर जो है वास्तव में तीर मारने वाली है, यानी एक बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या है इसके पीछे की सारी जानकारी आपको बताएंगे कि बीएसएनएल का ये जो इनोवेशन है या बीएसएनएल की ये जो शुरुआत है, अपने आप में भारत के परिदृश्य में बहुत ज़्यादा अहम बात है, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? और जियो के द्वारा या एयरटेल के द्वारा या दूसरी कंपनियों के द्वारा जो भारत में 5G नेटवर्क चल रहा है, 4G नेटवर्क चल रहा है, उससे परे ये कुछ खास बात है। खास बात क्या है उसको हम समझेंगे। पहले आप न्यूज को समझें, फिर इसकी जो तकनीकी पहलू है पूरा आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए बीएसएनएल का स्वदेशी 4G लॉन्च, स्वदेशी 4G लॉन्च, यानी यहाँ पर बीएसएनएल के द्वारा स्वदेशी रूप से 4G नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी और 5G और 6G भी जल्द ही, यानी जो अभी 4G लॉन्च किया गया है, 5G और 6G पर भी जल्द से काम होगा। कैसे होगा वो आपको बताएंगे। पूरी दुनिया में बज रहा है 5G 6G का डंका, अचानक 4G पर आक्रामक क्यों हुई बीएसएनएल। ये बात मैं आपको बता ही रहा था कि पूरी दुनिया में 5G 6G चल रहा है, तो हम यहाँ पर 4G की बात कर रहे हैं और इस पर हम ये कह रहे हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि ये देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा है और 97,500 साइट्स पर 4G नेटवर्क जो है उसको लॉन्च किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा। यहाँ ये खबर है। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर जो टेलीकॉम आप मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक भारत को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता था या फिर कंज्यूमर के तौर पर देखा जाता था भारत को, लेकिन अब हम सर्विस प्रोवाइडर के अलावा अब हम जनरेटर हो गए हैं। यानी देखिए यहाँ पर अर्लियर इंडिया वाज ए सर्विस नेशन बट नाउ वी आर अ प्रोड्यूसर नेशन। Earlier, we were seen as a consumer nation, but today we are an innovation, entrepreneurship and export center। यानी आपको पहले सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि भाई चीज़ें बनी बनाई आप कहीं से ले रहे हैं, केवल आप सर्विस दे रहे हैं, या फिर दूसरे देश के जो टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो आपको कंज्यूमर के तौर पर देख रही हैं। लेकिन यहाँ अब जो है हम प्रोड्यूसर के रूप में काम करेंगे, यानी हम निर्माता बनेंगे। निर्माता राष्ट्र जो खुद का क्या करेगा, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाएगा, खुद की टेलीकॉम का जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटी, वो भारत में बनाकर हम भारत में ही प्रोवाइड कराएंगे और आने वाले समय में दूसरे देशों तक भी पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर अब हम इनोवेटर बन गए हैं, यानी इनोवेशन हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन सभी पर अब यहाँ इसी चीज को जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा देखिए आप कि बीएसएनएल ने जो ये लॉन्च किया है, यानी जो प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने जब इस 4G नेटवर्क को लॉन्च किया तो इन्होंने कहा कि देश के 98,000 लोकेशंस पर ये रोल आउट हो चुका है बीएसएनएल का नेटवर्क। और इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G 5G नेटवर्क पर ऑलरेडी हैं। और इस अचीवमेंट के बाद, यानी बीएसएनएल के इस पहल के बाद, इस अचीवमेंट के बाद भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। और चुनिंदा देश कितना, दुनिया का 5वां देश बना है भारत। यानी 4 ही ऐसे देश हैं जो इस तरह की सुविधाएं देते हैं। किस तरह की, अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मैं पहले एक बार न्यूज जो है वो कवर कर लेता हूं। बीएसएनएल ने खुद की 4G टेक्नोलॉजी डेवलप की है। सारी चीजें गांव और शहर में तेजी से 4G इंटरनेट मिल पाएगा इसके द्वारा। और
98,000 जगहों पर जब इस नेटवर्क को लगा दिया जाएगा तो यानी जो रूरल एरियाज हैं, अर्बन के अलावा, शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनको भी कवर किया जाएगा। इसमें बीएसएनएल के साथ, यानी बीएसएनएल आपकी क्या है, एक टेलीकॉम कंपनी है, संचार सुविधाएं आपको देती है, लेकिन इसके साथ में कुछ और कंपनी जो हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है, जैसे कि टीसीएस हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तेजस नेटवर्क्स एंड सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। मेड इन भारत स्टैक फॉर बीएसएनएल 4G सोर्सेज इंडिया डिजिटल फ्यूचर से सीएमडी रॉबर्ट जे रवि, यानी बीएसएनएल के जो सीएमडी है रॉबर्ट जे रवि, उनके द्वारा कहा गया कि ये मेड इन भारत प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से, और 4G जो बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क है वो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर करता है, ऐसा इसमें इन्होंने बोला है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर देखिए जो एग्जैक्ट टर्म है ना 4G नेटवर्क के साथ में, यह टर्म अगर सही बात करें तो स्टैक शब्द का यूज कीजिए। स्टैक शब्द का मतलब क्या है सर? स्टैक शब्द का आप समझना इसमें खास क्या है जो जियो और एयरटेल के पास नहीं था और बीएसएनएल के 4G में ये चीज है। एक्चुअल में जब कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, संचार प्रदाता कंपनी, जब संचार व्यवस्था भारत में जब वो डेवलप करेगी या किसी भी देश में कोई संचार प्रदाता कंपनी अपनी सुविधाएं जब डेवलप करना चाहती है तो उसे दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दो चीजें क्या है? एक तो हार्डवेयर और एक जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब है जैसे कि आपको संचार व्यवस्था लागू करनी है तो आपको टावर लगाने पड़ेंगे, मोबाइल हैंडसेट बनाने पड़ेंगे अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो, और वायर्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो बेसिक फोन वाला वो डब्बा आपको बनाना पड़ेगा, फिर टावर आपको डेवलप करने पड़ेंगे, फिर वीसेट टर्मिनल्स होते हैं, वीसेट टर्मिनल का मतलब वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल वो होते हैं, फिर आपके सैटेलाइट सेटकॉम वाला जो पार्ट है वो अलग से चल रहा है। तो पृथ्वी पर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो बहुत सारा हार्डवेयर आपको डेवलप करना पड़ता है, और फिर इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जैसे मॉड्यूलेटर हो गया, ए टू डी कन्वर्टर हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में आपको नेटवर्क जनरेट करने के लिए, नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए, नेटवर्क को इंटीग्रेट करने के लिए, इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तक हम इन सभी चीजों की बात करें, जैसे कि एयरटेल हमारे यहाँ पर मान लीजिए 4G 5G या 3G कोई भी सुविधा जो एयरटेल ने दी या फिर जियो ने दी, ये सभी जितने भी प्रकार के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो इसमें रिक्वायरमेंट थी वो सभी हमने बाहर से मंगाए थे। समझ रहे बात? यानी हमारे यहाँ पर जब 4G नेटवर्क लॉन्च किया गया, 5G नेटवर्क लॉन्च किया गया, तो उसके लिए जो आवश्यक एसेसरीज हैं, जो स्टैक होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, वो सभी बाहर से मंगाया जाता था। लेकिन अब जो बीएसएनएल के द्वारा ये शुरुआत की गई है, 4G स्टैक जो लॉन्च किया गया है, इसमें सारी चीजें स्वदेशी हैं, यानी हार्डवेयर भी हम खुद बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी हम खुद बना रहे हैं, और फैसिलिटी भी अपने लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें जो खास बात है वो आप समझ पाए होंगे कि अब सब कुछ स्वदेशी है। अब नेटवर्क जनरेट हो रहा है वो इंडिया से जनरेट हो रहा है, उसका कंट्रोल, उसका इंटीग्रेशन भी हमारा खुद का है, यानी ये ज्यादा सिक्योर होगा, हमारी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में बहुत ज्यादा सिक्योर होंगी, दूसरे देशों का इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो आने वाले समय में इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये जो सेटअप लगाया जाता है अब ये पूरा है, भारत का है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि जो बीएसएनएल के द्वारा 4G स्टैक लॉन्च किया गया है उसमें कौन कौन सी कंपनी ने क्या क्या सहयोग किया है, ये पूरी लिस्ट है। जैसे कि सबसे पहले रेडियो एक्सेस नेटवर्क, रैन जिसको कह रहे हैं, ये तेजस नेटवर्क कंपनी ने बनाया है, और इसका काम क्या है? जो मोबाइल टावर और ग्राहक के बीच सिग्नल का आदान प्रदान करना, कनेक्टिविटी और कवरेज सुनिश्चित करना। यानी हमारा जो मोबाइल है और जो टावर है, सबसे पहले आप कॉल करते हैं तो सिग्नल कहां जाता है? टावर के पास में जाता है। तो वो जो कनेक्शन है कनेक्टिविटी का, वो आपको कौन देगा? रेडियो एक्सेस नेटवर्क देगा। किस कंपनी ने बनाया है? तेजस नेटवर्क ने। किसके लिए? बीएसएनएल के लिए। फिर कोर नेटवर्क होता है जिसको बैंड नेटवर्क कहते हैं, ये सी डॉट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये पूरे नेटवर्क का मैनेजमेंट, डेटा रूटिंग, इंटरनेट एक्सेस, वॉइस कॉल, सुरक्षा और क्यूओएस संभालना, ये सारे काम सी डॉट के कोर नेटवर्क के द्वारा किया जाएगा। सिस्टम इंटीग्रेशन टाटा कंसल्टेंसी के द्वारा किया गया है, टीसीएस के द्वारा। विभिन्न घटकों का एकीकरण, नेटवर्क का संचालन और स्केलेबिलिटी और मॉनिटरिंग, ये सारा काम टीसीएस के द्वारा सिस्टम इंटीग्रेशन से होगा। मोबाइल टावर बीएसएनएल और संबद्ध जो कंपनी है उनके द्वारा विकसित किए गए हैं।
मोबाइल सिग्नल को प्रसारित और रिसीव करना, कवरेज क्षेत्र में नेटवर्क पहुंचाना, ये इसका कार्य होगा। एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है वो अलग अलग बहुत सारी कंपनियों के द्वारा डेवलप करवाए गए हैं, और लेकिन है सारी स्वदेशी। टावर को सौर ऊर्जा से चलाना, ग्रीन टेलीकॉम सपोर्ट के लिए इसको जोड़ा गया है। क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड का मतलब आप समझते हैं जैसे कि आपके मोबाइल में क्लाउड मिलता है, ध्यान हो तो। क्लाउड का मतलब है कि आपके जैसे मान लीजिए मेमोरी कंप्लीट हो रही है, आपके फोन में बहुत सारे फोटो भरे पड़े हैं, तो आपको गूगल के द्वारा या दूसरी बहुत सारी कंपनियों के द्वारा, रिलायंस जियो के द्वारा क्लाउड दिया जाता है कि साहब हम आपको 10 GB का स्पेस दे रहे हैं, आप अपने फोटो यहाँ पर क्या कर लो, सेव कर लो, जो परमानेंट रखे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और आपकी यहाँ पर 10 GB डेटा मोबाइल में से खाली हो जाएगा। तो ये क्लाउड होता है इसको। और क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आप जो वर्तमान में आपका जो फोन है, उस फोन में भी किसी एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है, कुछ अपग्रेड करना है, जैसे कि आप कंप्यूटर पर भी करते हैं, बार बार विंडो जो है वो अपग्रेड होती रहती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अपग्रेड होते रहते हैं। तो क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट से आप चीज़ों को अपग्रेड करते जाएंगे, आपको बार बार हार्डवेयर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये फ्यूचर की तैयारी है। बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क आज लॉन्च किया गया है, कब वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा, कब वो 6G में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी बहुत जल्दी उसे एक्सेस किया जाएगा 5G मोड में और 6G मोड में। तो इसे क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया गया है। रिलायंस जियो और एयरटेल की हम बात करें, देखो दोस्तों यहां पर देखना कि जियो ने जब अपनी सुविधाएं दी, एयरटेल ने जब अपनी सुविधाएं दी, तो जो इक्विपमेंट थे सारे के सारे वो विदेशी कंपनी जैसे कि एरिक्सन है, नोकिया है, इन सभी से यहां पर डेवलप करवाए गए थे, उन सभी का उपयोग में लिया गया था। हालांकि रिलायंस जो है उसने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया, और उसके तहत इन्होंने कहा कि जो 5G हम तैयार कर रहे हैं उसमें इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, यानी यहां पर प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन बहुत कम हो पाया है। तो ये रहा इसमें 5G यानी जियो में। तो एयरटेल और जियो मुख्यतः अगर आप देखें तो मुख्यतः किस पर डिपेंड है, विदेशी कंपनियों पर डिपेंड है। लेकिन बीएसएनएल का ये जो नेटवर्क जनरेट किया गया है वो 100% स्वदेशी है, और क्षेत्रीय जो भाग हैं, यानी भारत का जो क्षेत्रीय भाग है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें ये कम से कम बजट में सुविधाएं देने के लिए डेवलप किया गया है। तो आने वाले समय में, या फिर कहिए आज से जब से शुरुआत हो गई है, तो मोबाइल नेटवर्क या फिर हम कहें टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव बीएसएनएल लाने वाला है। एक कॉम्पिटिटिव के रूप में अब बीएसएनएल आने वाला है। तो बीएसएनएल का ये स्वदेशी 4G स्टैक 5G में आसानी से अपग्रेड हो सकता है, क्लाउड बेस्ड और फ्यूचर रेडी डिजाइन वाला है। मतलब मैंने कहा कि क्लाउड के आधार पर इसे 5G 6G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट से ही 5G पर यह शिफ्ट हो जाएगा, हार्डवेयर चेंज की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, टेलीकॉम मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने 4G लॉन्च किया है, 5G और 6G की तैयारियां भी चल रही हैं, यानी जल्दी से इसमें भी कवर कर लिया जाएगा। और जितने भी टावर इसमें हम यूज करेंगे वो सभी सोलर पैनल से चलेंगे। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को सपोर्ट करने वाली ये तकनीक हमने डेवलप की है। और दूसरी तरफ बीएसएनएल के जो सिग्नल्स हैं, देखिए बीएसएनएल को जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की हम बात करें, सेटकॉम के बारे में बात करें, जिनके लिए स्पेक्ट्रम डिवाइड किए जाते हैं, और 3G स्पेक्ट्रम 4G स्पेक्ट्रम का जब भारत में डिवाइडेशन हुआ, यानी इसकी नीलामी की गई, तो उस समय बीएसएनएल ने भाग नहीं ले पाई थी बीएसएनएल, क्योंकि सरकार ने इसमें भाग नहीं लेने दिया। तो उस समय बीएसएनएल पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन अब सरकार जो है बीएसएनएल को प्रोत्साहित कर रही है, और हो सकता है प्राइवेट सेक्टर की तुलना में कम कीमत पर बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराया जाए, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बीएसएनएल सिग्नल्स अपर हैंड ओवर राइवल्स इन सेटकॉम रेस, यानी यहां पर जो ये खबर है इसमें ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जियो, स्टारलिंक, इनकी तुलना में बीएसएनएल को कम कीमत पर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि सैटेलाइट आधारित जो वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसे हम मोबाइल संचार प्रणाली आज कहते हैं, जिसने सारी जितनी भी बाकी की संचार प्रणाली हैं उनको एक तरीके से खत्म कर दिया है। पहले आप बेसिक जो फोन से संचार प्रणाली देखते थे वायर के माध्यम से, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। टेलीविजन का भी बहुत कम यानी जो एक रुझान है वो कम हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें अब इंसान के हाथ में एक सेट
वो आ गया हैंडसेट जिसको कहते हैं मोबाइल, और उस मोबाइल ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। मोबाइल जो तकनीक है इसकी शुरुआत 1G नेटवर्क के साथ में हुई थी, जिसमें एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता था और उसमें केवल बेसिक जो चीज सुविधाएं थी वही थी, और ये 1980 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। 1980 में इसकी शुरुआत किसने की थी? जापान ने। जापान से इसकी शुरुआत हुई थी, एनालॉग सिग्नल पर आधारित था। एनालॉग सिग्नल का मतलब ऐसे सतत तरंगों के रूप में इस तरीके से। आज जो हम यूज करते हैं वो डिजिटल तकनीक है, जो ज्यादा एडवांस तकनीक है, और इसमें सिग्नल ऐसे होता है 0 और 1 के रूप में होता है। 0 और 1 बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। ज्यादा मैं साइंस में अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये चीजें हैं। 2G जो हमारा नेटवर्क आया, 2G नेटवर्क को जब हमने यूज किया तो वहां से डिजिटल सिग्नल की शुरुआत हुई थी। आप अगर नेटवर्क की बात करें 1G 2G 3G 4G 5G, तो वैश्विक स्तर पर ये हर 10 साल के बाद लगभग इनको लॉन्च किया गया है। 1980, 1990, 2000, 2010, 2020। एनालॉग सिग्नल की जो शुरुआत हुई जापान से हुई, लेकिन डिजिटल सिग्नल की शुरुआत हुई फिनलैंड देश से हुई। नोकिया कंपनी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, और नोकिया ने ही भारत में एंट्री मारी थी। इसलिए भारत में 1995 में मोबाइल संचार के यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, टेस्टिंग शुरू हो गई थी। और सबसे पहले टेस्टिंग शुरू की गई थी मोदी टेलेस्ट्रा कंपनी थी एक कलकत्ता में भारत की, उसको और नोकिया ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर शुरुआत की थी। फिर उसके बाद दिल्ली, मुंबई यानी महानगर जो है उनमें शुरुआत की गई। वास्तविक तौर पर मोबाइल संचार प्रणाली की शुरुआत हो पाई सन 2000 में, और उस समय सबसे बड़ी संचार प्रदाता कंपनी थी BSNL। BSNL उस समय मतलब ये समझिए कि BSNL का पूरे मार्केट पर इस तरीके से राज था कि दूसरी कंपनियों के नाम भी कोई नहीं जानता था। जियो तब एक छोटे मोटे स्तर पर लॉन्च हुई थी, बाकी की कंपनियां प्रयास कर रही थीं, लेकिन देखते ही देखते आपने देखा कि BSNL गायब होती चली गई अगले 15-20 सालों में। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, उसको भी हम समझते हैं। तो देखिए 1G नेटवर्क के बाद 2G आया और स्पीड बढ़ती गई, नेटवर्क की स्पीड बढ़ती गई। फिर जब हम 3G की बात करें तो 2000 kbps की स्पीड से यहाँ पर सिग्नल भेजा जाने लगा। 4G में हम बात करें तो 1 लाख kbps की बात हो रही है, यानी हम यहाँ पर mbps gbps में आगे, 1 gbps की स्पीड में आगे। और फिर यहाँ पर हम बात करें 5G नेटवर्क, तो यहाँ 1000 mbps का मतलब हो गया कि आप gbps 1 gbps से यहाँ पर 10 gbps तक की गति का दावा यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से स्पीड को बढ़ाया गया है, फैसिलिटी आपको मिलती जा रही है। चलिए, लेकिन आज की वर्तमान की स्थिति हम देखें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में संचार को क्या करती है, संचार को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, नियमन करती है, नियंत्रण करती है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी महीने में जुलाई 2025 में, एक महीने का आंकड़ा आपके सामने है, जुलाई 2025 में रिलायंस के जो कस्टमर हैं वो लगभग 4.83 लाख बढ़े हैं। यानी रिलायंस जो है लगभग 5 लाख कस्टमर रिलायंस ने गेन किए हैं, इतने कस्टमर बढ़े हैं। और इधर एयरटेल की बात करें तो इसके भी लगभग आप ये मान के चलिए 4.64 लाख इसके भी बढ़े हैं। यहाँ वोडाफोन और आइडिया जो कंबाइन हो गई हैं 3.5 लाख के आसपास इनके कस्टमर गिरे हैं, और BSNL के 1 लाख के आसपास कस्टमर गिरे हैं। कहने का मतलब केवल 2 ही कंपनियां हैं जो इस समय मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं, और वो है जियो और एयरटेल। लगभग 81% मार्केट को कैप्चर इन दोनों ने किया हुआ है। देखिए यहाँ पर डाउनफॉल है BI में और BSNL में, और ये दोनों जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। 81.8% टेलीकॉम सेक्टर जो है इन्हीं 2 कंपनियों के पास है, जिसमें से 50.6% तो रिलायंस जियो के पास, 31.18% भारती एयरटेल के पास। यानी सबसे ज्यादा कंज्यूमर ये लेकर बैठी हैं। अब यानी कंपटीशन एक तरीके से इन 2 ही कंपनियों के बीच रह गया है। ऐसी स्थिति में अगर BSNL को मजबूत किया जाता है तो ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी राहत की बात हो सकती है, क्योंकि मार्केट में जितना कंपटीशन ज्यादा होता है उतनी ही ग्राहकों को सर्विस अच्छी मिलती है। तो यहाँ BSNL को यहाँ पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से हम सपोर्ट कर रही है इस समय सरकार, और उससे फायदा होगा कि आपको सिक्योर नेटवर्क मिलेगा। किसी भी तरह की नेटवर्किंग जो है उस पर हमारा कंट्रोल, रेगुलेशन पूरी तरीके से हम रख पाएंगे, सरकार रख पाएगी, और ऐसी कोई भी अनैतिक गतिविधि होती है उस पर भी नजर रखना आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए
मोदी जी जो है उन्होंने ये कहा है कि 2030 तक हम 6G सर्विस को भी शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए 6G सर्विस जब आती है तो वो बहुत एडवांस होगी, यानी वर्तमान में जो 5G चल रहा है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट होगी, वहां पर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगा। 6G को 2 फेज में लाया जाएगा। पहले फेज में यहाँ पर कह कि नए आइडिया, कंसेप्ट, टेस्ट और इससे जुड़ी मुश्किलों के लिए सपोर्ट किया जाएगा। और फेज 2 में फिर आप 6G को विकसित करने की जो संभावना देखेगी, उस फेज में नेटवर्क की टेस्टिंग और मार्केट में लॉन्च करने का जितना भी प्लान है उन सभी पर काम किया जाएगा। फेज फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है। यहाँ पर 5G की स्पीड आप देख पा रहे हैं, 6G अगर आप देखेंगे तो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। इंटरनेट स्पीड यहाँ पर 1000 Gbps तक जा सकती है, जो वहां 10 Gbps है। और यहाँ डिवाइस कनेक्ट की बात करें तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ केवल 10 लाख डिवाइस को जोड़ा जा सकता है, जबकि यहाँ पर 1000 लाख 10 इंटू 10 सॉरी 100 लाख डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है, यानी 10 गुना हो गए। ठीक है। और बैंडविड्थ यहाँ बहुत ज्यादा है, तो डेटा ट्रांसफर भी बहुत हाई स्पीड से होगा, 11 Gbps की स्पीड से। तो 6G नेटवर्क अपने आप में बहुत ज्यादा एडवांस होगा। और ऐसी स्थिति में अगर BSNL के माध्यम से आपको आज 4G नेटवर्क 4G स्टैक प्रोवाइड हुआ है, अगर यही स्टैक 5G स्टैक और 6G स्टैक में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होने वाली है। BSNL की ऐसी हालत क्यों हुई, अब वो आपको बताते हैं कि BSNL डूबा क्यों। देखिए सन 2000 में BSNL की स्थापना हो चुकी थी। उस समय कोई दूसरी कंपनी कंपटीटर के तौर पर नहीं थी, लेकिन यहां BSNL मोबाइल सर्विस को जल्द से जल्द शुरू करना चाहती थी। आपको ध्यान होगा BSNL ने शुरुआती तौर पर सबसे पहले क्या चीज शुरू की थी, बेसिक फोन्स, बेसिक लैंडलाइन जो फोन है उनकी शुरुआत की थी, और सबसे ज्यादा कस्टमर भी BSNL के पास थे। मोबाइल सर्विस को जो कि सैटेलाइट के माध्यम से चलता है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज। जिस कंपनी के पास जितना बड़ा स्पेक्ट्रम होगा, जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम होगा, वह उतनी ही अच्छी फैसिलिटी दे पाएगी, उतने अच्छे ग्राहकों को जोड़ पाएगी, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ पाती है। तो वो जो स्पेक्ट्रम था जो सैटेलाइट के माध्यम से जनरेट किया जाता है, जो एक बैंडविड्थ जनरेट होती है, उस पर पूरा अधिकार सरकार का है और सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है। उस समय BSNL ने अपनी रुचि दिखाई कि हम भी मोबाइल संचार प्रणाली में उतरना चाहते हैं जल्द से जल्द। लैंडलाइन में तो हमारा यहां पर है, लेकिन सरकारी सहमति इसके लिए BSNL को नहीं मिल पाई। सरकारी सहमति नहीं मिल पाई। 2006 से 2012 के बीच जहां BSNL की क्षमता में मामूली इजाफा हुआ, वहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स कहीं ज्यादा आगे निकल गए। यानी प्राइवेट जो सेक्टर की कंपनियां थीं, जियो, एयरटेल, इन सभी ने बहुत अच्छे स्पेक्ट्रम प्राप्त किए, लेकिन BSNL को स्पेक्ट्रम की आजादी नहीं मिली सरकार की तरफ से, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी थी। तो इसलिए BSNL के पिछड़ने का जो कारण है वो सबसे बड़ा है स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट ना होना। फिर देखिए 2010 में जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो BSNL को इससे बाहर रखा गया। और उसी समय आपको ध्यान हो तो स्पेक्ट्रम को लेकर बहुत बड़ा घोटाला भारत में हुआ था, जिसमें कई नेताओं को जेल भी हुई थी, जैसे कि द बिग मनी लर्किंग बिहाइंड इंडियाज टेलीकॉम स्कैम। ये राजा साहब हैं, इनको जेल हुई थी। इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था, लगभग $37 बिलियन का फ्रॉड था। ठीक है। और उसके बाद हालांकि बाद में जब ये केस लंबा चला तो बहुत सारे नेताओं को इसमें छोड़ दिया गया था। BSNL को वाईमैक्स तकनीक पर आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस BWA स्पेक्ट्रम के लिए भी भारी रकम देनी पड़ी। अच्छा, ये क्या चीज है समझो। इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट, उससे उसकी जो पूर्ववर्ती तकनीक है उसको कहते हैं वाईमैक्स, वायरलेस फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। माइक्रोवेव तरंगों पर आधारित ये वायरलेस तकनीक का नेटवर्क होता है वाईमैक्स। इसके माध्यम से ही इंटरनेट की शुरुआत हुई है, इंटरनेट को बढ़ाया गया है। और जब इसकी बात आई तो वहां पर भी BSNL जो है उससे भारी भरकम पैसा उठाया गया। यहां पर देखिए कुछ आंकड़े आपको बताते हैं कि वाईमैक्स तकनीक के लिए BSNL ने 8,313 करोड़ रुपए चुकाए थे। 2010 की बात है ये। फिर उसके बाद इन्होंने 3G स्पेक्ट्रम के लिए अलग से राशि दी थी 10,186 करोड़ की राशि, जिससे BSNL पर बहुत ज्यादा भार पड़ गया था। यानी लगभग आप मान के चलिए 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है BSNL के द्वारा दी गई थी इस स्पेक्ट्रम के लिए। लेकिन
यहाँ 4G स्पेक्ट्रम की जब नीलामी हुई तो उसमें बीएसएनएल को बाहर रखा गया था। 2006-7 में बीएसएनएल के 3.8 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक थे, लेकिन 2014-15 में 1.6 करोड़ रह गए। अब ये क्यों रह गए? ये क्यों रह गए? यानी आप कह रहे थे सर कि लैंडलाइन में तो बीएसएनएल का एकाधिकार था, बिल्कुल था। देख लीजिए आप लगभग 4 करोड़ के आसपास यहाँ पर ग्राहक थे इसके पास में। लेकिन जैसे जैसे स्पेक्ट्रम प्राइवेट सेक्टर्स के पास पहुंचा, उन्होंने मोबाइल में इतनी अच्छी सुविधाएं दी मोबाइल संचार में कि लैंडलाइन से लोगों को विश्वास उठने लगा, लैंडलाइन की लोगों को आवश्यकता ही नहीं रही। तो इधर तो ग्राहक कम होते गए बीएसएनएल के, और ये किस में कन्वर्ट होते गए? मोबाइल यानी वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल संचार प्रणाली में। और दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम ना होने के कारण मोबाइल संचार प्रणाली में बीएसएनएल पिछड़ गया। तो दोनों ही तरफ से बीएसएनएल को नुकसान हुआ, लैंडलाइन कम्युनिकेशन में यानी वायर्ड कम्युनिकेशन में, और वायर्ड कम्युनिकेशन यानी मोबाइल कम्युनिकेशन में, दोनों में ही बीएसएनएल जो है उसको घाटा होता चला गया। और फिर इसके अलावा एक और चीज देखिए, ये सारी चीजें कुछ सरकार की भी कमियां हैं, कुछ बीएसएनएल के मैनेजमेंट की कमी भी सामने आई थी कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, तो सरकार उसमें जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, जो उसके ऑपरेटर्स हैं, वो सभी भी उस लिहाज से काम नहीं कर रहे थे जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है। प्राइवेट कंपनी में चैलेंज के तौर पर काम को लिया जाता है, टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको पूरा किया जाता है। इस तरीके से बीएसएनएल के कर्मचारियों ने भी अपनी दक्षता नहीं दिखाई। तो कहने का मतलब एक सिनेरियो ऐसा बना कि बीएसएनएल धीरे धीरे डूबने लगा। लेकिन अब सरकार ने इस पर चलिए रहम किया है, और बीएसएनएल पर आगे हम बात कर रहे हैं, 4G स्पेक्ट्रम में भी इसकी नीलामी में नहीं शामिल किया गया, लेकिन अब आगे अगर बीएसएनएल को सुधारा जाता है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। 4G स्टैक नेटवर्क जो जनरेट किया गया है वर्तमान में, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से इसकी जांच भी हुई है। बहुत सारे जो न्यूज एजेंसी हैं उन्होंने भी दावा किया है कि ये नेटवर्क की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी नेटवर्क बहुत अच्छे से मिल पा रहा है। तो ये है 4G स्टैक बाय बीएसएनएल, जिसका अनाउंसमेंट मोदी साहब ने किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी कल मिलेंगे बहुत अच्छी खबर के साथ में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।